ओके, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में। सबसे पहले पार्किंसंस डिसीज़ इज़ अ डीजनरेटिव डिसऑर्डर या फिर इट इज़ अ न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, इसमें देर इज़ डीजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। देर इज़ डीजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा इन द मिड ब्रेन। अब डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, डोपामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी इन द ब्रेन। ये मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलता है, अबाउ 60 ईयर्स। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सम इम्पोर्टेंट कार्डिनल फीचर्स। जो एक ट्रायड देखने को मिलता है उसका निमोनिक है BTR के BTR। B इज़ फॉर ब्रेडिकाइनेसिया विच इज़ स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, T इज़ फॉर ट्रेमर्स, R इज़ फॉर रिजिडिटी। तो ये मेन 3 सिम्टम्स हो गए, ट्रायड हो गया। प्लस देर इज ऑल्सो डिस्टर्बेंस इन द गेट एंड द पोस्चर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गए पार्किंसंस डिसीज़ के, एक BTR वाला ट्रायड और दूसरा गेट एंड पोस्चर प्रॉब्लम्स। अब इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में देर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरा है जेनेटिक फैक्टर्स, और दूसरे भी फैक्टर्स है वो हम आगे देखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पेस्टिसाइड एक्सपोजर, सर्टेन फ्री रेडिकल्स producing compound like MPTP which is an insecticide, and also non-smokers through passive smoking. Genetic factors में PARC111 जीन इज इन्वॉल्व, जिसमें क्या होता है, अल्फा साइन्यूक्लिन नाम का एक कंपाउंड एक्यूमुलेट होता है इन द बॉडी, और वो क्या सीक्रेट करता है, लेवी बॉडीज़। वो सीक्रेट करता है लेवी या ल्यूवी बॉडीज़ जो कहना वो सीक्रेट करता है। और ये जो ल्यूवी बॉडी है यही डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये अल्फा साइन्यूक्लिन एक्यूमुलेट होता है इन द बॉडी और वो लेवी या ल्यूवी बॉडी सीक्रेट करती है विच डिस्ट्रॉयज द डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये इटियोलॉजी हो गई। तो ये लेवी बॉडी एक हॉलमार्क फीचर हो गया पार्किंसन डिसीज़ का। अब पैथोलॉजी में यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो रही है, डीजनरेशन एंड डिप्लीशन ऑफ पिगमेंटेड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता है जो डोपामिन प्रोड्यूस करता है वो पिगमेंटेड होते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं इन द पार्किंसंस डिसीज़। क्यों, किसकी वजह से होता है, बाय लेवी बॉडीज़ विच आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स। के लेवी बॉडी आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स सीन इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये पैथोलॉजी हो गई। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं। पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो पहले बता दिए, एनवायरमेंटल या फिर जेनेटिक फैक्टर्स, उसकी वजह से अल्टीमेटली लेवी बॉडीज़ फॉर्म हुई, वो फिर डोपामिन सेल्स आर डिस्ट्रॉय, तो डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन हो गई। उसकी वजह से देयर इज़ एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन। ये डोपामिन है क्या, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी, सो वहाँ पे एबनॉर्मल कंडक्शन होगा ऑफ द इम्पल्स विच विल लीड टू पुअर मसल कंट्रोल एंड एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट। तो ये पैथोजेनेसिस हो गई। अब सेकेंडरी पार्किंसंस, दूसरे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इट इंक्लूड्स टॉक्सिन्स लाइक मैंगनीज, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंगनीज, MPTP जो पहले बताया विच इज इंसेक्टिसाइड, वायरल एनकेफेलाइटिस, मेटाबॉलिक डिसीज लाइक विल्सन्स डिसीज, एनी हेड इंजरी और ट्रॉमा। जो मोहम्मद अली बॉक्सर था उसमें हेड इंजरी, रिपीटेड हेड इंजरी और ट्रॉमा की वजह से पार्किंसंस डिजीज हो गया था। इन्फेक्शंस लाइक HIV, ड्रग्स विच आर डोपामिन ब्लॉकिंग एजेंट्स लाइक मेटोक्लोप्रामाइड, के मेटोक्लोप्रामाइड इंपॉर्टेंट ड्रग है जो डोपामिन कम करता है इन द बॉडी। तो ये सारे दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए। टॉक्सिन्स, मैंगनीज, MPTP, वायरल एनकेफेलाइटिस, मेटाबॉलिक डिसीज लाइक विल्सन्स डिसीज, हेड इंजरी, HIV, ड्रग्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज मेटोक्लोप्रामाइड एंड ट्रॉमा। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। 3 कार्डिनल फीचर्स पहले मैंने बता दिए, BTR, B से ब्रेडिकाइनेसिया, T से ट्रेमर्स, R से रिजिडिटी या फिर स्टिफनेस। अब इनिशियली पार्किंसन डिसीज में जो सिम्टम्स है या फीचर्स है वो यूनिलैटरल होता है और एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बायलैटरल हो सकता है या बायलैटरल हो जाता है। पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स को डेवलप होने में अप्रॉक्स 20 ईयर्स तक भी लग सकते हैं। मतलब 20 साल से छोटे छोटे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे लाइक कॉन्स्टिपेशन, अदर जनरल सिम्टम्स, फिर 20 साल बाद ये मेन फीचर्स अपीयर करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पार्किंसन डिजीज़ में मोटर सिम्टम्स देखने को मिलता है, ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स,
एंड अदर सिम्टम्स हम देखते हैं। पहले मोटर सिम्टम्स देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है ट्रेमर। ट्रेमर इट इज़ एन अर्ली फीचर। और ट्रेमर भी कौन से टाइप के, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, रेस्टिंग ट्रेमर्स। मतलब पेशेंट कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, ऐसे ही बैठा होगा और पेशेंट को ट्रेमर्स आ रहे होंगे। इनिशियली स्टार्ट होता है फ्रॉम द फिंगर, फिर हैंड एंड अल्टीमेटली लिम्स भी इन्वॉल्व होता है। इट वर्सन्स ऑन इमोशनल स्ट्रेस। देर आर रिदमिक एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। पहले एक लिम्ब इन्वॉल्व होता है, फिर अल्टीमेटली बोथ लिम्स आर इन्वॉल्व। हेड या तो इन्वॉल्व नहीं होता या फिर एकदम लेट इन्वॉल्व होता है। तो ये ट्रेमर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ये एक अर्ली फीचर है, रेस्टिंग ट्रेमर्स देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट वर्सन्स ऑन इमोशनल स्ट्रेस। फिंगर से स्टार्ट होता है, फिर हैंड्स एंड देन लिम्स आर इन्वॉल्व। रिदमिक एक्सटेंशन फ्लेक्शन, पहले एक लिम्ब फिर दोनों लिम्ब, और हेड इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा है रिजिडिटी या फिर स्टिफनेस। इट इज़ अ साइन। इसमें होता क्या है, बॉडी इज फिक्स्ड इन द फ्लेक्स्ड पोजिशन। कि फ्लेक्स्ड पोजिशन में बॉडी फिक्स हो जाती है। देयर इज रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट्स। के रिजिडिटी में बॉडी फ्लेक्स्ड पोजीशन में एकदम फिक्स हो जाती है और पैसिव मूवमेंट जब करनी हो वो भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। पेशेंट डेवलप्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स पैसिव मूवमेंट्स। इसमें 2-3 टाइप की रिजिडिटी देखने को मिलती है। पहली है लीड पाइप रिजिडिटी। इसका मतलब कॉन्स्टेंटली मसल टोन जो है वो इंक्रीज रहेगा, लीड पाइप रिजिडिटी उसे कहते हैं। फिर है कॉगवेल रिजिडिटी। इसमें क्या होगा, देयर इज पीरियड ऑफ रिजिडिटी फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। रिजिडिटी रिलैक्सेशन, तो इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है। पेशेंट का हाथ पहले थोड़ा रिजिड होगा, फिर रिलैक्स होगा, रिजिड रिलैक्स। तो अगर पेशेंट के हाथ को पुल करोगे देन इनिशियली रिजिड होगा, फिर अगेन रिलैक्स हो जाएगा, रिजिड रिलैक्स, इस तरीके का। तो इसलिए कहते हैं कॉगवेल रिजिडिटी। फिर है फ्रोमेंट्स मैनूवर। इसमें थंब फ्लेक्शन होता है, मेन इतना याद रखना। नॉर्मली अपना थंब एक्सटेंडेड रहता है, लेकिन फ्रोमेंट्स मैनूवर में थंब फ्लेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया रिजिडिटी। मेन ये 2 टाइप की याद रखनी है, लीड पाइप एंड कॉगवेल रिजिडिटी। फिर है थर्ड ब्रेडिकाइनेसिया और एकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया इट इज स्लोनेस ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट। पेशेंट जब मूवमेंट स्टार्ट कर रहा होगा वो पेशेंट को मूवमेंट इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी होती है। पहले तो इनिशिएट करने में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी, वो देर लगेगा। उसके बाद एक बार जब इनिशिएट हो जाएगा मूवमेंट तो उसे स्टॉप करने में भी उसे प्रॉब्लम आएगी। जैसे चलने का हम अगर पेशेंट को बोलेंगे तो फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार चलना स्टार्ट कर देगा तब हम रुकने को बोलेंगे तो फिर वो रुकने में भी टाइम लगाएगा। प्लस देर इज रिडक्शन इन ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स लाइक स्विंगिंग ऑन द आर्म, स्विंगिंग ऑफ आर्म ऑन वॉकिंग। फिक्सिटी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें पेशेंट का फेस मास्क जैसा हो जाता है, मास्क लाइक फेस। फेशियल एक्सप्रेशन एकदम लॉस हो जाते हैं, ब्लिंकिंग भी रिड्यूस हो जाती है। एक मायरसन साइन देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम ग्लैबेला पे टैप करेंगे तो देयर विल बी सस्टेन्ड ब्लिंक रिस्पॉन्स। ये पेशेंट का फेस है, ये नाक है, ये आँख है, यहाँ इसे कहता है ग्लैबेला। ये ग्लैबेला पे अगर हम टैप करेंगे देयर विल बी सस्टेन्ड ब्लिंक रिस्पॉन्स, इसे कहता है मायरसन साइन। तो ये सारे ब्रेडिकाइनेसिया के फीचर्स हो गए। स्लोनेस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, स्लो इनिशिएटिव, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिव, रिडक्शन इन ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। तो ये याद रखना है, फिक्सिटी ऑन फेशियल एक्सप्रेशन, मास्क लाइक फेस, ब्लिंकिंग कम हो जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन लॉस्ट हो जाता है, मायरसन साइन देखने को मिलती है। उसके बाद पोस्चरल चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का स्टूप लाइक पोस्चर हो जाता है। स्टूप लाइक इस तरह का कुछ दिखने को मिलता है। पेशेंट आगे की तरफ थोड़ा लीन हो जाता है। इसमें होता क्या है, मेन पेशेंट को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, तो पेशेंट आगे की तरफ लीन करके चलता है ताकि टू प्रिवेंट फॉल। अगर अपराइट पोजीशन में चलेगा तो चांसेस है कि वो पीछे की तरफ फॉल हो जाएगा, इसलिए पेशेंट आगे की तरफ थोड़ा लीन होकर चलता है, इसे कहते हैं स्टूप पोस्चर। फिर है टेंडेंसी टू फॉल, ये सारे पोस्चरल चेंजेस होते हैं। फिर गेट चेंजेस में रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, शॉर्ट स्टेप्स, रिड्यूस्ड आई ब्लिंकिंग, अनस्टेबल गेट, पेशेंट रिक्वायर्स सपोर्ट, ये सारे गेट चेंजेस हो गए। फिर स्पीच एंड स्वॉलोइंग में भी तकलीफ आएगी। ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा, डिस्फेजिया की वजह से एस्पिरेशन निमोनिया होगा। सॉफ्ट स्पीच हो जाएगी, मोनोटोनस स्पीच हो जाएगी, पेशेंट क्वाइट रहेगा। कॉग्निटिव सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सारे इंपॉर्टेंट मोटर सिम्टम्स हो गए कि ये इस तरह का कुछ अपीयरेंस होगा पेशेंट का ऑफ पार्किंसन डिसीज। मास्क्ड फेस, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द ट्रंक, रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, हैंड ट्रेमर्स, स्लाइटली फ्लेक्स्ड नीज एंड हिप्स, शफलिंग। पेशेंट ऐसे शॉर्ट स्टेप्स लेगा कि पेशेंट शॉर्ट स्टेप्स लेगा चलने के टाइम पे। लेग में भी ट्रेमर्स आएंगे। फ्लेक्स्ड एल्बो एंड
रेस्ट, जो लिम्स होंगे वो फ्लेक्स्ड हो जाएंगे, बैक रिजिडिटी होगी, स्टूप्ड पोस्चर होगा। तो ये कुछ इस तरीके का अपीयरेंस होता है पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट का। उसके बाद नॉन मोटर सिम्टम्स, उसमें आता है ऑटोनॉमिक सिम्टम, न्यूरोसाइकेट्रिक, सेंसरी एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन टिपिकली देखने का नहीं मिलता, लेकिन एटिपिकल पार्किंसनिज्म में ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये सब। एटिपिकल पार्किंसनिज्म जिसमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है, उसका नाम है शाई ड्रैगर सिंड्रोम, शाई ड्रैगर सिंड्रोम। फिर न्यूरोसाइकेट्रिक manifestation like anxiety, depression, etc. etc. Sensory problems like anosmia, reduced smell, sleep disorder, insomnia, daytime sleepy, ये सारे नॉन मोटर सिम्टम्स। होपफुली सारे सिम्टम्स क्लियर हो गए होंगे। मेन ये 3 सिम्टम्स याद रखना है, BTR। उसके बाद पॉस्चर का मेन है, गेट एबनॉर्मलिटीज़ है, ऑटोनॉमिक सिम्टम्स मेन है, और फिर न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। पॉस्चर के सारे सिम्टम्स बता दिए, किस तरीके का पॉस्चर और गेट, किस तरीके का गेट होगा, पेशेंट कैसे चलेगा, उसके हैंड मूवमेंट्स कैसे रहेंगे, वो सब बता दिया। ऑटोनॉमिक फंक्शंस डिसफंक्शन बता दिए, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन और BTR उनके बारे में भी बता दिया। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब डायग्नोसिस, मेनली डायग्नोसिस इज बाय क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, हम सपोर्ट कर सकते हैं इस डायग्नोसिस बाय CT एंड MRI। तो एक फंक्शनल डोपामिनर्जिक इमेजिंग होती है, जिसमें डोपामिनर्जिक मार्कर्स का इंटेक रिड्यूस हो जाता है। तो यही है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे देख सकते हो रेड रेड जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये डोपामिनर्जिक इंटेक जो है मार्कर का वो कम हो गया है। ये जो है ये डोपा इंटेक, ये एक मार्कर है, इसका इंटेक कम हो गया इन द पार्किंसंस डिसीज। एक ये इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी है डोपामिनर्जिक ट्रांसपोर्टर इमेजिंग या डेट स्कैन, डेट स्कैन भी बोलते हैं। इसमें हम रेडियो लेबल्ड लाइगेंड यूज़ करते हैं विच बाइंड्स टू द डोपामिनर्जिक सेल्स। तो अगर डोपामिनर्जिक सेल्स ही कम हो गए तो फिर ये जो लाइगेंड है वो भी कम बाइंड करेगा। सो इट शोज़ द एक्सटेंट ऑफ द सेल लॉस। तो देख सकते हो ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। ये था इसका डायग्नोसिस। फिर ये स्टेजिंग है। 20 ईयर्स पहले प्रोड्रोमल सिम्टम्स फेस होता है, जिसमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन और कुछ कुछ ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी। फिर स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 पहले स्टार्ट होता है एक साइड से यूनिलेटरल, देन बायलेटरल। पहले यूनिलेटरल BTR सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिर बायलेटरली हो जाते हैं। उसके बाद गेट चेंजेस देखने को मिलते हैं, पुअर बैलेंस, गेट एबनॉर्मलिटी, पोस्चरल चेंजेस। उसके बाद कॉग्निटिव डिसफंक्शन देखने को मिलता है। फिर पेशेंट जो है वो बेड रिडन हो जाता है, चेयर और बेड बाउंड पेशेंट, डिमेंशिया हो जाता है पेशेंट को। तो ये स्टेजेस हो गए, पहले यूनिलेटरल, देन बायलेटरल, देन गेट एबनॉर्मलिटीज, देन कॉग्निटिव डिसफंक्शन एंड देन बेड रिडन पेशेंट। उसके बाद अब मेन आता है ट्रीटमेंट पे, कि अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ट्रीटमेंट में। पार्किंसन डिसीज में होता क्या है, डोपामिन कम हो जाता है बॉडी में। अब हमें डोपामिन को क्या करना है, सिंपली इंक्रीज़ करना है और साथ में सिम्टम्स को भी रिलीव करना है। तो ये अपना बेसिक एम होगा ट्रीटमेंट में। अब ट्रीटमेंट के लिए हम सिंपली देंगे डोपामिन। डोपामिन का एक फॉर्म होता है विच इज़ लीवोडोपा, वो हम ट्रीटमेंट में देंगे। तो लीवोडोपा वो हमारी मेन स्टे ट्रीटमेंट हो गई। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये हमने लीवोडोपा दे दिया। अब लीवोडोपा जो है वो एक प्रीकर्सर है ऑफ डोपामिन। तो ये ब्रेन में जाने के बाद क्या होगा, लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डोपामिन और उसके बाद सारे सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। पेशेंट ट्रीट तो नहीं होगा, लेकिन उसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा और सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। तो हमने लीवोडोपा दिया, वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस हो गया, ब्रेन में आ गया और फिर कन्वर्ट हो गया इनटू डोपामिन। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लीवोडोपा ब्रेन में जाने से पहले भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू डोपामिन इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन। अगर ये हो गया देन डोपामिन पेरिफेरल सर्कुलेशन में फॉर्म हो गया तो इट हैज़ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स लाइक पोस्चरल हाइपोटेंशन, मिट्रियासिस, नोजिया, वोमिटिंग, सीवियस सिम्टम्स लाइक टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, ब्राउनिश यूरिन। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर लीवोडोपा कन्वर्ट हो गया इनटू डोपामिन इन पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो हमें प्रिवेंट करना है कि ये लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट ना हो इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो ये लीवोडोपा और डोपामिन कन्वर्ट कौन करता है, कार्बिडोपा। तो हम कार्बिडोपा कन्वर्ट नहीं करता, कार्बिडोपा ये
कन्वर्जन को इनहिबिट करता है, तो इसलिए हम लीवोडोपा के साथ कंबाइन करेंगे कार्बिडोपा, ताकि ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में ये कन्वर्जन ना हो। तो मेन स्टे ट्रीटमेंट होती है लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा टू प्रिवेंट कन्वर्जन इन पेरिफेरल सर्कुलेशन। अब उसके बाद लीवोडोपा ब्रेकडाउन भी हो सकता है इंटू 3-MT बाय COMT एंजाइम, तो इसलिए हम COMT इनहिबिटर भी देते हैं पेशेंट को। तो ये भी एक चीज़ ऐड हो गई, COMT इनहिबिटर। अब लीवोडोपा ब्रेन में एंटर कर दिया, उसके बाद भी इसका ब्रेकडाउन हो सकता है बाय अगेन COMT, तो COMT इनहिबिटर तो दे दिया। अब डोपामिन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद डोपामिन का भी ब्रेकडाउन हो सकता है बाय MAOB, तो प्लस हमें MAOB इनहिबिटर भी देंगे। तो ये मेन ट्रीटमेंट हो गई पार्किंसंस डिजीज़ की, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा प्लस COMT इनहिबिटर प्लस MAOB इनहिबिटर। उसके बाद अब रीटेल में देखते हैं। अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो देंगे। एंटीकोलिनर्जिक क्यों देंगे? बॉडी में जब डोपामिन कम होता है तो बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिकली एसिटाइलकोलिन इंक्रीज़ कर देती है, तो इसकी वजह से ट्रेमर्स जो होते हैं वो एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होने की वजह से होते हैं। तो हम ट्रेमर्स को कंट्रोल करने के लिए देंगे एंटीकोलिनर्जिक टू रिलीव ट्रेमर्स लाइक बेंजोट्रोपिन। इसके साइड इफेक्ट्स है यूरिनरी रिटेंशन, ड्राई माउथ, ब्लड विजन। ओल्ड एज में हम एंटीकोलिनर्जिक नहीं देंगे बिकॉज इट कॉजेज ग्लोकोमा, तो ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। एंटीकोलिनर्जिक कॉजेज ग्लोकोमा इन ओल्ड एज। तो एक पहली ट्रीटमेंट हो गई। दूसरी लीवोडोपा, जो पहले बता दी, इट इज़ प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, सिम्टम्स रिलीव करता है। इट इज़ कंबाइंड विद कार्बिडोपा टू रिड्यूस सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स। लीवोडोपा का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो फिर सिम्टम्स रिलीव नहीं करता, उसे कहते हैं ऑन ऑफ इफेक्ट या फिर मोटर डिस्काइनेजिया। इट इज़ लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवोडोपा। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं एमेंटिडिन विच इज़ NMDA एंटागोनिस्ट, इतना याद रखो सिर्फ। उसके बाद देखा था MAOB इनहिबिटर। MAOB क्या करता है, कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ द डोपामिन। तो लीवोडोपा की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम देते हैं MAOB इनहिबिटर, एग्जांपल है सैलाजिन। फिर डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देंगे। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट यंग एज में प्रीफर करते हैं, एज लेस दैन 65 ईयर्स। पहले हम डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं। लीवोडोपा हम ओल्ड एज के लिए रखते हैं। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या करता है, पहले से जो बॉडी में डोपामिन प्रेजेंट होता है उसका इनटेक इंक्रीज करता है। तो लीवोडोपा हम इसलिए भी नहीं देते क्योंकि जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ऑन ऑफ इफेक्ट वाला, वो भी ना आए इसलिए। तो इनिशियली यंग एज में हम स्टार्ट करेंगे बाय गिविंग डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन, एपोमॉर्फिन एट्सेट्रा। उसके बाद देखा था COMT इनहिबिटर, डोपामिन फैसिलिटेटर, ये उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ये कार्बिडोपा देखा था टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ लीवोडोपा इन पेरिफेरल सर्कुलेशन। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट, उसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, तो ये एक इमेज है ऑफ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अगेन फिर दूसरा डिप्रेशन के लिए SSRI, डिमेंशिया के लिए कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर, ये सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो इन शॉर्ट अगर समराइज़ करना हो तो मेन स्टे ट्रीटमेंट, अगर यंग एज होगी, नो कोमॉर्बिडिटीज, देन फर्स्ट लाइन इज जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट देखे थे वो, प्लस एंटीकोलिनर्जिक टू रिलीव ट्रेमर्स, प्लस वी कैन गिव अल्टरनेटिव ड्रग्स लाइक MAOB इनहिबिटर्स, COMT इनहिबिटर्स। ये फेल हो जाए देन वी आर टू ऐड लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। एज अगर 65 से ज़्यादा होगी प्लस कोमॉर्बिडिटीज होगी देन हम डायरेक्ट देंगे लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। होपफुली सब क्लियर हो गया होगा। मेन पहले याद रखना है, एज अगर लेस दैन 65 हुई देन डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट देंगे प्लस COMT इनहिबिटर्स, MAOB इनहिबिटर्स। ये फेल हुआ देन लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। एज मोर देन 65 हुआ देन डायरेक्टली लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। इसमें प्लस एंटीकोलिनर्जिक ऐड करेंगे टू रिड्यूस ट्रेमर्स। ये थी पूरी पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। कि पहले हमने डेफिनेशन देखी, इसके इटियोलॉजी देखी, कौन कौन से फैक्टर्स कॉज करते हैं, मेन ये लेवी बॉडीज़ याद रखनी है, पैथोजेनेसिस देखी, सेकेंडरी पार्किंसनिज्म के कॉजेज देखे, क्लिनिकल फीचर्स देखे, मोटर सिम्टम्स, BTR, पोस्चरल चेंजेस, गेट चेंजेस, नॉन मोटर सिम्टम्स, डायग्नोसिस देखे, कौन से स्कैन्स यूज़ होते हैं, स्टेजिंग देखा, ट्रीटमेंट देखी, उसकी बेसिक फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन की, और फिर एक एक करके ड्रग्स देखे, और फिर
एज वाइज कितने कैसे ट्रीटमेंट होती है वो। ये था पूरा पार्किंसन